सीएसआरटी के एक प्रोफेसर के खिलाफ केस हुआ है। इस पर प्रोटेस्ट हो चुके हैं, सिग्नेचर कैंपेन हो चुका है, इस पर यूनिवर्सिटी स्ट्राइक हो चुकी है, इस पर क्लास कैंपेन चल चुके हैं। अब इस केस पर क्या ही कहा जा सकता है। जब JNU-SU बात करने जाता है तो उनसे कहा जाता है कि GS कैश वर्डिक्ट पर वोटिंग कराई जाएगी, एक खाप पंचायत बिठाई जाएगी जो हाथ उठा के डिसाइड करेगी कि क्या सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ था या फिर नहीं हुआ था। ऐसे GS कैश के वर्डिक्ट को अंडरमाइन किया जाता है। GS कैश जो एक बहुत डेमोक्रेटिक बॉडी है, जिसमें स्टूडेंट्स का रिप्रेजेंटेशन है, कर्मचारियों का रिप्रेजेंटेशन है, टीचर्स का रिप्रेजेंटेशन है, इस बॉडी को, इसके वर्डिक्ट को अंडरमाइन किया जाता है ये कहकर के हम इस पर कमेटी बिठाएंगे। जैसा कि स्टूडेंट कम्युनिटी ने बार बार कहा है, हम ऐसी किसी भी वोट को या किसी भी ऐसी कमेटी को जो GS कैश के वर्डिक्ट को अंडरमाइन करता हो, रिजेक्ट करते हैं। हम ऐसे किसी भी मेजर को हम होते हुए नहीं देख सकते हैं और हम इसको रेजिस्ट करेंगे। इन केसेस पर क्या ही कहा जा सकता है। 16 दिसंबर की जब घटना हुई थी उसमें बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि ये तो ड्राइवर हैं, अनपढ़ लोग हैं, इन्हें पता नहीं होता, ये लोग सेक्सुअल हैरेसमेंट करते हैं, ये लोग कहीं और से आते हैं, एक कल्चरल डिफरेंस होता है, यहाँ पे लड़कियों को अलग तरह के कपड़े पहनकर देखते हैं तो इनमें अलग अलग तरह की भावना जगती है। ऐसी बातें कही गई। अब अगर इस बात को मान भी लिया जाए तो JNU के अंदर जो एक टॉप के प्रोफेसर हैं, जो डीन की पोजीशन पर बैठने के लायक हैं, जो CSRT के इतने बड़े प्रोफेसर हैं, इतने फेमस प्रोफेसर हैं, जिनके पक्ष में लोग ये तो कह रहे हैं कि सेक्सुअल हैरेसमेंट गलत है, लेकिन उनके एकेडमिक क्रेडेंशियल्स के साथ लोग खड़े हुए हैं। लोग कहते हैं कि नहीं, ये बहुत अच्छे प्रोफेसर है, लेकिन सेक्सुअल हैरेसमेंट का चार्ज है इनके खिलाफ, ये बहुत दुख की बात है। ऐसे लोग जिनके एकेडमिक क्रेडेंशियल्स पे कोई सवाल नहीं है, जिनकी समझदारी पे कोई सवाल नहीं है, जिनके एक्सपोजर पर कोई सवाल नहीं है, कि ऐसा नहीं है वो पहले किसी गांव में थे जहां से वो उठ के आए, उन्होंने पहले लड़की को स्कर्ट में नहीं देखा होगा, उन्होंने पहले लड़की को पढ़ते हुए नहीं देखा होगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। इनकी सेंसिटाइजेशन कौन करेगा? बाकी लोगों के लिए तो आप कह सकते हैं कि ये लोग अनपढ़ हैं, कल्चरल डिफरेंस है। जुवेनाइल्स में आप कह सकते हैं कि ये जुवेनाइल जो है ये इनकी समझ नहीं होती है, या आप BA के अंदर जब वो घटना हुई थी 31 जुलाई की, तब आप कह सकते हैं कि ये लोग एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड से आते हैं, एक पर्टिकुलर एज से आते हैं। लेकिन इन लोगों को किसी एजुकेशन की, किसी एडवोकेसी की, किसी सेंसिटाइजेशन की जरूरत है क्या? इतने बड़े प्रोफेसर्स की, क्या जो ये सारी लॉबी बन गई है EC की, VC की, क्या इन लोगों को ये नहीं पता कि जेंडर जस्टिस कैसे इंश्योर की जाती है? जेंडर जस्टिस आप कैसे इंश्योर करते हैं? JNU के अंदर जो हम देख रहे हैं, GS कैश अपना वर्डिक्ट देता है और उसके बाद ये देखा जाता है कि वो जो वर्डिक्ट है वो किस व्यक्ति के खिलाफ है। क्या वो कोई पावरफुल व्यक्ति है या वो कोई साधारण व्यक्ति है? अगर कोई पावरफुल व्यक्ति है तो उसे शील्ड करने की पूरी कोशिश की जाती है, उसे इम्प्यूनिटी दी जाती है। जो बात मैंने बार बार कही है, जब भी आप इम्प्यूनिटी देंगे उस टाइम क्राइम, सेक्सुअल क्राइम, हर तरह का क्राइम बढ़ेगा। और ये भी JNU में ये बहुत एक अनफॉर्चुनेट प्रेसिडेंट सेट करता है कि हर किसी पावरफुल व्यक्ति के केस में आप उन्हें इम्प्यूनिटी दे रहे हैं, आप उन्हें शील्ड कर रहे हैं। इससे मैसेज क्या जाता है? मेरे से पहले भी कॉमरेड बोल के गए हैं कि इससे यही मैसेज जाता है कि आप सेक्सुअल हैरेसमेंट कीजिए, आप पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, आपके खिलाफ कुछ भी नहीं किया जा सकता अगर आप पावरफुल है, अगर आप उस लॉबी में हैं, जिस लॉबी में ये प्रमोशन, EC VC बनाने का बिजनेस, डीन बनाने का बिजनेस, जो ये सब कुछ चलता है, इस लॉबी के अंदर आपको कोई टच नहीं कर सकता। तो मैं पहले भी पूछ चुकी हूँ, ये ऐसी चीज, ये आफ्ता से अलग कैसे है? आफ्ता जिसके ऊपर इतना हम लोगों का खून खोलता है, जिसके ऊपर हम प्रोटेस्ट करते हैं, जिसके ऊपर हम सड़कों पर उतरते हैं, ये उससे अलग कैसे है? फिर क्या फर्क रह जाएगा एक मिलिट्री रेजीम के बीच में, जो लोगों को सप्रेस करता है, जो रेप को, जो सेक्सुअल हैरेसमेंट को एज अ टूल ऑफ ऑपरेशन एंड ऑक्यूपेशन यूज करता है, और JNU जैसे प्रोग्रेसिव कैंपस में, जो एक प्रोक्लेम्ड प्रोग्रेसिव कैंपस है इस देश का, सबसे प्रोग्रेसिव कैंपस जिसको कहा जाता है इस देश का, इसमें फर्क क्या है? ये हम लगातार देखते आए हैं कि CSRT का केस ये कोई आइसोलेटेड केस नहीं है। लगातार एडमिनिस्ट्रेशन का यही रवैया है, हर केस में जहां पे भी कोई पावरफुल व्यक्ति इन्वॉल्व हो वहां पे ऐसा ही होता है। इसलिए अब स्टूडेंट कम्युनिटी की तरफ से ये डिमांड है कि GS कैश का वर्डिक्ट जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बाइंडिंग हो, उसके ऊपर कोई कमेटी नहीं बैठेगी, उसके ऊपर कोई खाप की तरफ वोट नहीं होगा, ये वर्डिक्ट बाइंडिंग होगा, आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इसी से जो जस्टिस का सवाल है, जो जेंडर इक्वालिटी का सवाल है, वो उसके आगे तभी बात कर सकते हैं जब हम पहले जस्टिस की बात करें। इक्वालिटी की तब हम बात कर सकते हैं जब हम जस्टिस की बात करें। सेंसिटाइजेशन भी इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है।
इसके लिए 31 जुलाई का जो आपको पता होगा एक बहुत अनफॉर्चुनेट घटना हुई थी एसएल में, उसके बाद वीसी ने खुद एक 10 मेंबर कमेटी बिठाई थी। ये 10 मेंबर कमेटी बहुत सारे प्रोग्रेसिव रिकमेंडेशंस देती है। ये कहती है कि मसलन एक सुपरवाइजरी कमेटी होनी चाहिए। आपको पता होगा साथियों कि जो गाइड के साथ, जो आपका रिसर्च गाइड का जो एक स्टूडेंट के साथ रिलेशन होता है वो बहुत डायरेक्ट होता है। तो आप जिस टाइम पे अपने गाइड के खिलाफ केस कर देते हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट का, वो रिलेशन उसके आगे कंटिन्यू नहीं हो सकता है। ये कोई इस बात को और ज़्यादा एम्फसाइज करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम सब समझते हैं कि वो रिलेशन उसके बाद कंटिन्यू नहीं कर सकता है। आपको उसी टाइम एक नया गाइड अपॉइंट करना चाहिए। ये एक उस 10 मेंबर कमेटी की रिकमेंडेशन थी कि एक सुपरवाइजरी कमेटी दी जाए जिसमें ये हो कि जब भी कोई स्टूडेंट अपने प्रोफेसर के खिलाफ, अपने रिसर्च गाइड के खिलाफ केस करे, सबसे पहली चीज़ जो आप करेंगे उसका गाइड चेंज कर दिया जाए। क्यों? इसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि कंप्लेनेंट की विक्टिमाइजेशन ना हो, कंप्लेनेंट अपना पीएचडी करता रहे, कंप्लेनेंट की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। सीएसआरडी केस में आपने क्या देखा? उसमें लड़की जो है वो 1 साल से बोल रही है कि मेरा गाइड चेंज कर दीजिए, मेरा पूरा सेंटर मेरे खिलाफ बायस्ड है, मुझे दूसरे सेंटर से गाइड दीजिए। उन्हें गाइड नहीं मिल रहा। उससे होता क्या है कि आपको खुद ही कंप्लेन करने की ही आपको खुद ही पनिशमेंट मिल जाती है। पनिशमेंट ऑफेंडर को नहीं मिलती, पनिशमेंट विक्टिम को मिलती है, पनिशमेंट जो सर्वाइवर है, जो कंप्लेनेंट है, उसको मिलती है। ये होता है इससे। ये सुपरवाइजरी कमेटी नहीं दी गई। और भी कुछ रिकमेंडेशन थी, जैसे ये कहा गया था कि जीएस कैश का एक्सपेंशन हो। जीएस कैश में आपको पता होगा अभी 32 पेंडिंग केसेस हैं। ये 32 पेंडिंग केसेस हैंडल कौन करते हैं? एक 15 मेंबर की बॉडी, जिसमें टीचर्स भी हैं, कर्मचारी, एडमिनिस्ट्रेशन, स्टूडेंट्स सब हैं, लेकिन उसका सबसे एक्टिव पार्ट स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स पे उसके काम का सबसे ज़्यादा बर्डन आता है। तो इसलिए हम कह रहे हैं, स्टूडेंट कम्युनिटी की एक डिमांड है और आइसा की तरफ से भी हम इस डिमांड को दोबारा रखते हैं कि जीएस कैश के अंदर स्टूडेंट्स का जो रिप्रेजेंटेशन है वो 2 से बढ़कर 4 हो। दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत सारी डिमांड है। जेंडर जस्टिस जो है वो किसी मैजिक फॉर्मूला से नहीं आएगा, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं। इसके लिए कंसिस्टेंटली, जैसे आप लोगों ने बार बार यहाँ पे आके अपना सपोर्ट जाहिर किया है, ऐसे ही एक तो इस सपोर्ट को बरकरार रखना पड़ेगा, बार बार आके प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, बार बार आके आपको रेफरेंडम करना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी स्ट्राइक जो भी कराना होगा वो करना ही पड़ेगा। लेकिन साथ में कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिनसे एक जेंडर इक्वालिटी का मैसेज जाता है। जैसे आप जेएनयू के एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्म्स देखते हैं, उसमें आपसे आपके फादर का नाम या फिर हस्बैंड का नाम पूछा जाता है। ये नहीं होना चाहिए। ये हम कहते हैं कि जेंडर न्यूट्रलिटी जो है ये फॉर्म्स में भी आनी चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारी डिमांड्स हैं साथियों, लेकिन अभी मैं अपनी बात को ये कहकर ख़त्म करूंगी कि कल जो एक रेफरेंडम हो रहा है इस इशू पर, वैसे तो ये कोई सवाल है नहीं कि क्या किसी सेक्सुअल हैरेसमेंट अक्यूज को प्रमोशन मिलनी चाहिए एक ऐसे पोस्ट में, जो डीन का पोस्ट है, जो आपको डायरेक्टली ईसी में बिठा देता है, यानी आप खुद ही उसके जज भी बन जाते हैं केस के। जैसा कि कॉमरेड अकबर ने मेरे से पहले आके कहा कि आप अगर डीन हो जाते हैं तो आप अपने आप ईसी का मेंबर हो जाते हैं, और ईसी जो है वो जीएस कैश के वर्डिक्ट को लागू करेगा, तो खुद ही जज अपने खिलाफ ही फैसला देगा। ऐसा तो होगा नहीं। तो पहले तो ये कोई सवाल है नहीं, सवाल बहुत सीधा सा है कि नहीं, इसका जवाब है कि नहीं, उन्हें प्रमोशन नहीं मिलना चाहिए। लेकिन एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर मैं उसे खत्म करूंगी कि इससे होता क्या है। अभी साथियों, आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि कश्मीर के अंदर एक मिनिस्टर है कांग्रेस पार्टी के, उनके खिलाफ एक सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस लगता है। तो बहुत जब इसके ऊपर बहुत आउटरीच होता है, जब इसके ऊपर बहुत सब लोग, मीडिया बात करती है, लोग बात करते हैं, तो प्रेशर में आके कांग्रेस पार्टी अपने मिनिस्टर से कह देती है कि आप रिजाइन कर दीजिए। वो रिजाइन तो कर देते हैं, लेकिन वो एमएलए फिर भी रहते हैं। और इसके चलते होता क्या है, जो ये पूरी इन्वेस्टिगेशन है, पूरी इन्वेस्टिगेशन को जेपरडाइज किया जाता है। कैसे? जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है सबसे पहले उसको उठा के ट्रांसफर किया जाता है। ऐसी चीजें होती हैं। ये एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। ये वैसे तो मुझे नहीं लगता कि जेएनयू कम्युनिटी में किसी को बताने की जरूरत पड़नी चाहिए, लेकिन अब जैसे इतने कॉमन सेंसिकल क्वेश्चंस पर भी हमें रेफरेंडम करवाने की जरूरत पड़ती है, हमें प्रोटेस्ट करने की जरूरत पड़ती है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट को आप सजा दीजिए। ये बात बहुत अनफॉर्चुनेट है, और इसलिए आप सब लोगों का सपोर्ट मांगते हुए कल के रेफरेंडम में आप हिस्सा लीजिए और उसे सक्सेसफुल बनाइए, और उसमें स्टूडेंट्स के पक्ष पे वोट कीजिए। मेरा आपसे यहाँ पे यही कहना है। लेकिन जेंडर जस्टिस की जो लड़ाई है यहाँ पे ना ही खत्म होती है ना ही शुरू होती है। जेंडर जस्टिस की लड़ाई एक कंटिन्यूड लड़ाई है, जिसमें हमेशा हम लोग साथ में रहे हैं और साथ में चल के इसे लड़ना है। इतना